अच्छा, ये जो पेपर है जैसे फेब मार्च 2022 का पेपर है, ठीक है, ये अभी हम सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, 30 मार्क्स का पेपर है। अब जरा ये क्वेश्चन पढ़ो, इसमें कह रहा है अ स्टूडेंट हैज अ सैंपल ऑफ कॉपर 2 सल्फेट क्रिस्टल्स। अब इसमें ना XH2O, दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब हमने दो तरह के सॉल्ट देखे हुए होते हैं, एक होता है एनहाइड्रस सॉल्ट और एक होता है हाइड्रेटेड सॉल्ट। एनहाइड्रस सॉल्ट वो सॉल्ट होते हैं जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच नहीं होता, विदाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगर फॉर एग्जांपल सिर्फ CuSO4 लिखा हुआ है तो दिस इज एनहाइड्रस सॉल्ट। ठीक है, और हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट विद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। दिस इज सॉल्ट विद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हम लोग ऐसे ही लिखते हैं डॉट लगा के। अब एक्स की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। फिलहाल यहाँ पे एक्स जो है वो अननोन है और वही इस एक्सपेरिमेंट में डिटरमिन करवा रहा होगा। A student has a sample of copper 2 sulfate crystals. The student wants to show that the value of x is 5. ठीक है, अब उसने ना ये वैल्यू डिटरमिन करनी है जिसको वो कह रहा है कि 5 या उसके आसपास वैल्यू आ रही होगी। The student uses the following method. Weigh a clean crucible on a balanced reading to 2 decimal places. Record the mass. अब क्रूसिबल हमारे पास वो अपैरेटस है जिसमें हम लोग किसी सॉलिड को डाल के हीट करते हैं। और हम इसको हीट क्यों करेंगे? हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को इवेपोरेट करवाएंगे इसमें से, और फिर हम देखेंगे कि डिक्रीज इन मास कितना हुआ है। जितना डिक्रीज इन मास हुआ होगा उतना ही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इवेपोरेट हुआ है। तो इससे हमें ये पता लग जाएगा कि कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मास है उसमें। जब एक बार हमें मास ऑफ वाटर पता लग जाएगा तो उससे फिर हम लोग मोल्स ऑफ वाटर निकाल लेंगे, और मोल्स ऑफ वाटर से फिर हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। जो भी मोल्स ऑफ वाटर इसमें है वही एक्स की वैल्यू होगी, राइट। स्टेप 2 में कह रहा है प्लेस द सैंपल ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर टू सल्फेट, मतलब कॉपर टू सल्फेट विद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इनटू अ क्रूसिबल, रिकॉर्ड द मास। अब देखो, अगर आप लोगों ने प्रैक्टिकल्स किए हैं तो आप लोगों को ये आइडिया होगा कि किस तरह से ये काम किया जाता है। हम लोग पहले एक एम्प्टी क्रूसिबल का मास लेंगे और फिर क्रूसिबल प्लस सैंपल का मास लेंगे। उन दोनों मासेस को लिखने के बाद हम दोनों जब इन दोनों मासेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मास ऑफ जो सैंपल हमने लिया हुआ है इसके अंदर क्रूसिबल के अंदर वो आ जाएगा। तो हम कितनी तरह के मास ले रहे हैं? पहले तो मास ऑफ एम्प्टी क्रूसिबल, फिर हम लेंगे मास ऑफ क्रूसिबल प्लस सैंपल। अब मास की क्या वैल्यू है वो तो नहीं बताई हुई उसने, लेकिन मुझे पता है कि जो भी मास आएगा इन दोनों का जब एक दूसरे को माइनस करेंगे इसमें से तो एम्प्टी क्रूसिबल का मास कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ सैंपल का मास आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा, फिर उसके बाद वो थर्ड स्टेप में क्या कह रहा है कि हीट द क्रूसिबल जेंटली फॉर अबाउट 1 आवर, सॉरी 1 आवर कह रहा हूँ, 1 मिनट। हीट द क्रूसिबल जेंटली फॉर अबाउट 1 मिनट एंड देन स्ट्रांगली फॉर अबाउट 4 मिनट्स। देखो, हम पहले हमेशा स्लो हीटिंग करते हैं, उसके बाद अब स्ट्रॉन्ग हीटिंग का क्या मतलब है कि आप उसको फ्लेम को थोड़ा सा बंसन बन इसको हम हीट करेंगे, बंसन बनने से करेंगे, तो आप थोड़ा सा फ्लेम को इंक्रीज कर दो, इंटेंसिटी बढ़ा दो उसकी, और 4 मिनट तक और हीट करो उसको। फिर उसके बाद कह रहा है वे द क्रूसिबल एंड कंटेंट्स, रिकॉर्ड द मास। अब आफ्टर हीटिंग हमने एक मास रिकॉर्ड किया है, मतलब मास ऑफ क्रूसिबल जो पहला वाला मास है, मास ऑफ क्रूसिबल प्लस सैंपल, वो बिफोर हीटिंग है। और उसके बाद आफ्टर हीटिंग हम उसका मास रिकॉर्ड करेंगे। आफ्टर हीटिंग मास में जो है वो कोई डिक्रीज आएगा। वो डिक्रीज आने का रीजन क्या है? क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसमें से इवेपोरेट हो गया होगा। क्लियर है बात यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? माइक खोल के पूछना पड़ेगा आपको अगर तो कोई प्रॉब्लम है। आगे बढ़े?
अच्छा, जी अब उसने क्या कहा हुआ है, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रक्शन दैट इज मिसिंग बिटवीन स्टेप 3 and 4। देखो हमारे पास 3 में उसने क्या करा है कि स्ट्रांगली हीट करने के बाद जब आपने उसका मास मेजर किया है ना, तो मास मेजर करने से पहले हम लोग एक काम और करते हैं इसमें, कि हम लोग हीट करने के बाद फौरन गरम गरम उठा के क्रूसिबल मास बैलेंस पे नहीं रखते, उसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं पहले, और जब वो ठंडा हो जाता है तो फिर मास मेजर करते हैं। तो वी हैव टू अलाउ द क्रूसिबल टू कूल डाउन। ठीक है, तो एक जो स्टेप मिसिंग है इसमें वो ये वाला स्टेप मिसिंग है। तो वो क्या इंस्ट्रक्शन मिसिंग है, वो आप क्या लिखोगे, अलाउ। हमेशा याद रखो कि जब भी आप किसी भी चीज को हीट कर रहे हो क्रूसिबल में, और जब उसका हीट करने के बाद मास मेजर करना है, तो पहले उसको कूल डाउन होने दोगे और फिर मास मेजर करोगे। तो अलाउ द क्रूसिबल टू कूल। पार्ट बी में कह रहे हैं एक्सप्लेन व्हाई जेंटल हीटिंग टेक्स प्लेस इन स्टेप 3। मतलब पहले आपने जेंटल हीटिंग की है, उसके बाद यू स्ट्रांगली हीटेड फॉर अबाउट 4 मिनट्स। हम लोग ना फौरन जो है कभी भी हाई फ्लेम पे नहीं रखते चीज को, ताकि वो स्लोली हीट एब्जॉर्ब हो। अदरवाइज अगर मैं फॉर एग्जांपल एकदम से हाई हीट पे रख दूंगा ना, तो देयर इज अ चांस कि जो आपके क्रिस्टल्स है वो ब्रेक डाउन हो सकते हैं। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ क्रिस्टल्स हो सकता है, और जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है उसके अलावा जो है बाकी कॉपर सल्फेट वो डिकम्पोज हो सकता है। तो हमेशा याद रखना कि जब भी आप किसी भी सॉलिड को हीट कर रहे हो, तो हमेशा पहले आप थोड़ी देर जेंटल हीटिंग करते हो, फिर स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हो, कभी भी डायरेक्ट हीटिंग नहीं करते। और उसका रीजन ये होता है कि अगर आप किसी क्रिस्टल्स को हीट कर रहे हो तो वो क्रिस्टल्स डिकम्पोज हो सकते हैं अगर आप एकदम से डायरेक्ट हीटिंग कर दो। तो इट इज टू प्रिवेंट, और टू प्रिवेंट ब्रेक डाउन ऑफ क्रिस्टल्स। अब ये सारी चीजें जो है ना, अगर आपने प्रैक्टिकल नहीं पढ़े हुए, आप जो है पेपर करोगे, जितने ज्यादा पेपर करोगे उतने ज्यादा चीजें आप यहाँ से सीखते जाओगे। तो एटलीस्ट 10 ईयर्स के पेपर तो आपने करने हैं। ठीक है, ये आसान से पेपर होते हैं, अगर आप इसको फॉर एग्जाम्पल लिख लिख के भी नहीं कर रहे, तो आपने क्या करना है, 10 ईयर के पेपर, 3 4 5 6 पेपर्स तो आप जो है वो पूरे प्रैक्टिस करोगे ना, ग्राफ भी बनाओगे उसमें अगर कोई ग्राफ है तो। बाकी पेपर आप ये कर सकते हो कि जो इस तरह के रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं वो आप पेपर करो। अगर आपको आंसर नहीं समझ आ रहा, मार्किंग की देखो, मार्किंग की से आपको एक चीज समझ आ गई है कि भाई जब भी हम क्रूसिबल को हीट करते हैं तो मास मेजर करने से पहले उसको पहले कूल डाउन होने देते हैं। तो आप ये चीजें याद कर लो साथ साथ, फिर आप जो 4 5 पेपर्स के बाद आइडिया होगा कि ये चीजें ज्यादातर रिपीट होती हैं। आगे बढ़े। आगे कह रहा है नेम द apparatus दैट शुड बी यूज्ड टू होल्ड द क्रूसिबल ड्यूरिंग हीटिंग। देखो क्रूसिबल को हम हाथ से तो पकड़ के रखते नहीं है, तो क्रूसिबल को हम लोग जो है ना ट्राईपॉड के नीचे ना बंसन बर्नर रखा हुआ होता है। ट्राईपॉड स्टैंड जो होता है उसके नीचे एक बंसन बर्नर लगा हुआ होता है, उसमें फ्लेम जल रहा होता है। क्रूसिबल हम ट्राईपॉड स्टैंड पे रखने के लिए अब बीच में जो है ना खाली एम्प्टी स्पेस होता है, तो क्रूसिबल तो नीचे गिर जाएगा। तो उसके लिए हम उसके ऊपर ना एक पाइप क्ले ट्राइंगल रखते हैं, वो भी सिरेमिक का बना हुआ होता है। 3 सिलेंडर्स होते हैं जो वो जोड़ के ट्राइंगल की फॉर्म में, एक सिलेंडर यूं जोड़ देगा, एक यूं जोड़ देगा इस तरह से। मैं दिखा देता हूँ इसकी पिक्चर ना, 1 मिनट रुको। देखो इस तरह का होता है पाइप क्ले ट्राइंगल। और ये जो जब भी हम क्रूसिबल को हीट कर रहे होते हैं, तो हम लोग पाइप क्ले ट्राइंगल रख के उसके अंदर क्रूसिबल रखते हैं, तो क्रूसिबल उसमें ना फंस जाता है। ठीक है, अब जैसे ये वाला डायग्राम है ना, अब इसमें जो क्रूसिबल है कटोरी की तरह होता है, वो इसके अंदर जो है ना वो फिक्स हो जाता है जिसकी वजह से क्रूसिबल नीचे गिरेगा नहीं। और पाइप क्ले ट्राइंगल भी सिरेमिक का बना हुआ होता है, जिसकी वजह से ऐसा नहीं है कि हीटिंग पे वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो वैसा का वैसे ही रहेगा।
चलें आगे बढ़े। जी सर। अच्छा, नेक्स्ट कह रहा है नेम द apparatus that should be used to hold the crucible during heating, that is pipe clay triangle। इसका नाम याद कर लो। अब कभी दोबारा ये क्वेश्चन आएगा ऐसा, तो आपको पता है क्या लिखना है। सर इसके अंदर सिर्फ 5 ट्रायंगल लिखेंगे और भी कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि वही देखो, लैब में ना हम लोग दो चीजें होती हैं जो कि ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर रखते हैं। अब ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर हम या तो वायर गेज रखते हैं या पाइप क्ले ट्रायंगल रखते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि क्रूसिबल है ना, उसका जो बेस है वो काफी छोटा होता है, मतलब जिस तरह से यहाँ पे दिख रही है ना डायग्राम आपको। अब होता है क्या है कि अगर मैं वायर गेज रखता हूँ ना, तो देयर इज अ चांस कि क्रूसिबल जो है ना किसी भी वक्त टिल्ट होकर गिर जाए। पाइप क्ले ट्रायंगल में वो बीच में फंस जाती है। तो क्रूसिबल के लिए हमेशा एडवाइजेबल होता है कि आप जो है वो पाइप क्ले ट्रायंगल यूज करो। अदरवाइज अगर आपने वो यूज किया वायर गैस, तो वायर गैस भी यूज कर सकते हैं हम लोग, लेकिन वो ना चांस होता है कि उसका वो गिर जाए, क्योंकि वो फंसेगी नहीं ना, क्रूसिबल ऊपर रखी हुई है। और वो थोड़ी सी हाइट में मतलब बॉटम जो है ना वो उसका नैरो होता है, ऊपर से वो थोड़ी सी वाइड होती है। तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो ऊपर की तरफ होता है। तो गिरने का चांस बहुत होता है वायर गैस में। इसलिए हम लोग पाइप क्ले ट्रायंगल रखेंगे ताकि वो फंस जाए बीच में। तो आपने क्रूसिबल के लिए पाइप क्ले ट्रायंगल ही लिखना है, लेकिन अगर किसी बीकर को या कॉनिकल फ्लास्क को हीट कर रहे हो ना, तो फिर आप वायर गैस रख सकते हो, क्योंकि वो फ्लैट बॉटम है ना, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होता है, तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है उसमें। ओके। क्लियर, आगे बढ़े। जी सर, वो क्लियर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट कह रहे हैं द मेथड इज इनकम्प्लीट, स्टेट द स्टेप दैट शुड बी कैरिड आउट टू कंप्लीट द मेथड। देखो, जब आप इसको हीट कर रहे हो तो आप पहली बार में सारा का सारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इवेपोरेट हो जाए वो जरूरी नहीं है। तो हाउ वुड यू इंश्योर कि भाई वाकई में सारा का सारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इवेपोरेट हो गया हीट करने पे? तो आप जो है ना ठंडा होने के बाद उसको मास मेजर करोगे, उसके बाद आप ना एक बार और हीटिंग करोगे उसकी। दोबारा हीटिंग करने के बाद आप फिर दोबारा ठंडा होने के लिए रखोगे, फिर दोबारा मास मेजर करोगे उसका। अगर तो मास में अभी भी और डिक्रीज आ गया है, इसका मतलब है कि पहले वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सारा इवेपोरेट नहीं हुआ था, अभी भी थोड़ा बहुत था जो इवेपोरेट हुआ है, तभी तो मास में डिक्रीज आया है। इट मीन्स के अगर डिक्रीज इन मास आ रहा है, तो फिर आपको ये स्टेप दोबारा करना पड़ेगा। फिर दोबारा से ठंडा होने के बाद दोबारा से हीट कर रहे हो उसको, फिर मास मेजर कर रहे हो। तो आप कब तक ये करते रहोगे? जब तक के मास जो है वो कांस्टेंट ना हो जाए। ठीक है, जब तक मास में डिक्रीज होना बंद ना हो जाए। तो एट दैट पॉइंट यू वुड इंश्योर के हाँ भाई सारा का सारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हैज बीन इवेपोरेटेड। तो यू हैव टू हीट दिस क्रूसिबल और कीप डूइंग this procedure ki heating then weighing and then heating then weighing until the mass becomes constant. So we will heat the crucible. Have to heat the content until we achieve constant mass. Constant mass और नो डिक्रीज इन मास फिर भी लिख सकते हो। ये क्लियर लिख है सकते हैं आगे? कि रिपीट स्टेप्स 3 till 4 till मास इज कांस्टेंट। हाँ, बिल्कुल लिख सकते हो। क्लियर, आगे बढ़े। जी ओके, अब उसने एक टेबल दिया हुआ है, उसमें कह रहा है द स्टूडेंट रिकॉर्ड्स देयर रिजल्ट इन टेबल 1.1। मास ऑफ क्रूसिबल दिया हुआ है 13.6 ग्राम। मास ऑफ क्रूसिबल प्लस कंटेंट बिफोर हीटिंग एंड मास ऑफ क्रूसिबल प्लस कंटेंट एट द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट। एट द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट मतलब उसने जितनी बार भी हीट करना था करने के बाद जब कांस्टेंट मास आ गया, तो वो
मतलब आफ्टर हीटिंग जो सारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसने इवापोरेट करवा दिया, उसके बाद जो मास आया क्रूसिबल का वो निकाल लिया। For 3 marks, this question says calculate the experimental value of x. So somehow you have to find how much of water you have evaporated. ठीक है, तो देखो पहले में तो एम्प्टी क्रूसिबल का मास दिया हुआ है, और क्रूसिबल में हमने क्या लिया हुआ है, कॉपर टू सल्फेट, हाइड्रेटेड कॉपर टू सल्फेट लिया हुआ है। अब अगर मैं इसमें से ये 3 रोज में जो 3 वैल्यूज दी हुई हैं, अगर इसमें से मैं पहला और दूसरा माइनस करूंगा तो हमारे पास कंटेंट बिफोर हीटिंग आ जाएगा। ठीक है, मास ऑफ क्रूसिबल, क्रूसिबल तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो हमने इनिशियली कॉपर टू सल्फेट, हाइड्रेटेड कॉपर टू सल्फेट लिया है ना, CuSO4xH2O, उसका कितना मास एक्सपेरिमेंट में लिया है वो कैसे निकालेंगे, 21.09 माइनस 13.60, कितनी आ रही है ये वैल्यू, कैलकुलेटर 21.09 माइनस 13.6 क्या आ रही है, 7.49। दिस इज 7.49। तो 7.49 ग्राम आपने ये हाइड्रेटेड कॉपर टू सल्फेट लिया है। अच्छा, अगर मैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पूछूंगी कितना आपने इवापोरेट करवाया है इसमें से, तो वो कैसे निकालोगे आप, एक्सपेरिमेंट 2 और 3, मतलब जो 2 में रीडिंग दी हुई है और जो थर्ड वाली, मास ऑफ क्रूसिबल प्लस कंटेंट एट द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो बिफोर हीटिंग और आफ्टर हीटिंग वाले मासेस को माइनस करोगे ना, तो जो वाटर का मास है वो आ जाएगा, मतलब मास ऑफ, अब ये वाटर के जितने भी मोल्स है ना इसमें, एक्स मोल्स ऑफ वाटर, तो जो टोटल मास बन रहा है वो आ जाएगा इसमें, जब मैं 21.09 बिफोर हीटिंग वाला मास और आफ्टर हीटिंग, क्योंकि आफ्टर हीटिंग जो मास डिक्रीज हुआ है ना वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हुआ है क्योंकि पानी इवेपोरेट हुआ है। तो ये मास आ रहा है आपका 3.15 ग्राम। तो ये 3.15 ग्राम जो है, दिस इज द मास ऑफ वाटर दैट वाज प्रेजेंट इन दी हाइड्रेटेड कॉपर टू सल्फेट। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें मोल्स कितने हैं हाइड्रेटेड कॉपर टू सल्फेट के, तो वो मोल्स कैसे निकालोगे कॉपर टू सल्फेट के, देखो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मोल्स ऑफ वाटर कितने हैं उसमें, आपने क्या करना है, मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ वाटर। तो मास तो 3.15 ग्राम है वाटर का, और मोलिकुलर मास वाटर का 18 होता है, तो हमारे पास मोल्स जो इसमें वाटर के अवेलेबल हैं वो कितने हैं, 0.175 मोल्स। अभी ये 0.175 मोल वाटर के मोल्स नहीं बन जाएंगे डायरेक्ट, मतलब ये है तो वाटर के मोल, लेकिन इस फॉर्मूला में एक्स की वैल्यू क्या है वो आपकी, देखो अगर कॉपर सल्फेट का 1 मोल होगा तो उसके लिए एक्स मोल डिफाइंड है, मतलब एक्स मोल्स वो वाली वैल्यू है जो 1 मोल ऑफ कॉपर टू सल्फेट में। अभी जो आपने कॉपर टू सल्फेट हीट करा है वो 1 मोल नहीं है, वो कितने मोल्स है पहले आपको वो निकालना पड़ेगा। अब कॉपर टू सल्फेट, इस हाइड्रेटेड कॉपर टू सल्फेट का मास है 7.49, सही है, और इसमें एट द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हमने एवापोरेट करवा दिया है। तो सिर्फ CuSO4 का मास कितना होगा पहले ये निकालो। देखो CuSO4xH2O, इसमें जो टोटल वाटर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0.175 मोल। अच्छा, या फिर अगर मैं मास की बात करूं तो वाटर का जो मास आया था वो 3.15 ग्राम आया था, लेकिन सिर्फ CuSO4 का मास कितना है, देखो जो टोटल मास इसका 4.34। ओके, देखो जो टोटल मास आपने निकाला है वो 7.49 ग्राम निकाला है ना, कॉपर सल्फेट प्लस वाटर का, और सिर्फ वाटर कितना है 3.15 ग्राम, तो सिर्फ CuSO4 कितना होगा, 7.49 माइनस 3.15, तो ये आ रहा है 4.34 ग्राम। तो सिर्फ CuSO4 का मास है 4.34 ग्राम। अच्छा, अब इसके मोल्स कितने होंगे, अगर मैं वाटर के मैंने मोल्स निकाला 3.15 को डिवाइडेड बाय MR ऑफ वाटर करा था,
तो ये CuSO4 है, तो CuSO4 का MR निकालो और 4.34 को MR ऑफ कॉपर सल्फेट करो। तो कॉपर सल्फेट का मोलिकुलर मास निकाल लो कितना आएगा। कॉपर का एटॉमिक मास आपका 63.5 है, इंटू 1 सल्फर इज 32.1 इंटू 1 ऑक्सीजन है 16 इंटू 4। प्रोडक्ट टेबल आपके पास गिवन होगा तो एटॉमिक मासेस आपको पता होंगे कि क्या है। तो ये कितना आ रहा है इसका MR, दिस इज 159.6, 159.6। तो कॉपर के जो कॉपर सल्फेट के CuSO4 के जो मोल्स आ रहे हैं ना, वो हमारे आएंगे 4.34 डिवाइड बाय 159.6, जो कि आ रहे हैं 0.02719। देखो कॉपर के CuSO4 के जो मोल्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 0.02719 ग्राम, सॉरी मोल। इसके इतने मोल्स में जो वाटर अटैच्ड है इसके साथ, वो कितने मोल अटैच्ड है, 0.175 मोल्स ऑफ वाटर। सही है। तो 1 मोल ऑफ Cu है, क्योंकि क्वेश्चन में तो 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट है ना, उसके लिए X मोल्स ऑफ वाटर है। तो 1 मोल ऑफ CuSO4 में जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो कितना होगा, वो आपको निकालना है, वो X की वैल्यू है। क्लियर। कितना आया, 175, 6.44 6.44। ठीक है जी, ये X की वैल्यू आ रही है 6.44। वो ये कह रहा था कि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि कितनी आनी चाहिए, 5 नहीं आ रही, 6.44 आ रही है, स्लाइटली ग्रेटर आ रही है। अब उसका रीजन हम ऑब्वियसली ढूंढने की कोशिश करेंगे अगर पूछेगा तो। कह रहे सजेस्ट व्हाई द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ X वेरीज फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 5 इफ यू आर अनेबल टू ऑब्टेन द आंसर इन E1। मतलब इससे ऊपर वाले पार्ट में अगर आप 6.44 नहीं निकाल सके तो आप अपना आंसर अज्यूम कर लोगे 6.9। अब ये उठा के ऊपर नहीं लिख देना, ठीक है। दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर ऑब्वियसली। तो कह रहे हैं कि आपकी वैल्यू बड़ी आ रही है, मतलब वो ये वैल्यू बताना इसलिए चाह रहा है कि भाई 5 हम एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन वैल्यू 5 से बड़ी आ रही है। तो उसका रीजन पूछ रहा है कि वैल्यू 5 से बड़ी क्यों आ रही है। तो उसका क्या रीजन हो सकता है भाई, पानी एक्स की वैल्यू बड़ी कब होगी, एक्स क्या है, मोल्स ऑफ वाटर है ना, और मोल्स ऑफ वाटर हमारे जो नहीं है उससे ज्यादा आ रहे हैं, मतलब जो होने चाहिए उससे ज्यादा आ रहे हैं। वो उससे ज्यादा क्यों आएंगे, क्योंकि हमने जो मास ऑफ वाटर कैलकुलेट किया होगा वो ज्यादा आ रहा होगा, तभी तो मोल्स ऑफ वाटर ज्यादा आएंगे। और हमने जो मास ऑफ वाटर कैलकुलेट किया है वो हमने कैसे कैलकुलेट किया है कि हीट करा, हीट करने के बाद जो डिक्रीज इन मास आया। तो डिक्रीज इन मास अगर ज्यादा आ रहा है तो जो मास ऑफ वाटर है वो ज्यादा आ रहा होगा। और डिक्रीज इन मास ज्यादा कैसे आ सकता है, जब सारा का सारा पानी उड़ गया, क्या उसके बाद भी मास का डिक्रीज आ सकता है। आ सकता है अगर हमने बहुत ज्यादा हीटिंग कर दी और कॉपर टू सल्फेट का जो क्रिस्टल्स है वो स्प्लिट हो गया हो, जो हमने जैसे पहले पार्ट में पढ़ा था, डिकम्पोज हो गया हो या स्प्लिट हो गया हो। तो कॉपर टू सल्फेट डिकम्पोज होगा तो उसमें से भी क्या पता कोई गैस निकल के उड़ गई हो और उसकी वजह से डिक्रीज इन मास आ रहा हो। हमें लग रहा है कि इसे पानी उड़ने की वजह से आए, क्या पता सॉल्ट ही डिकम्पोज हो गया जिसकी नहीं, वजह से वाटर का मास ज्यादा आ रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो सॉल्ट हमने यूज किया थोड़ा डैम्प होगा, वो कम्प्लीटली ड्राई नहीं है। डैम तो है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ना। तो नहीं फिर वो वो नहीं होगा, सही। ये ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। देखो मोस्ट प्रोबेबल चीज लिखनी होगी हमें। अब आप इस तरह से आप कुछ ये भी कह सकते हो कि जो क्रूसिबल थी उसमें से पहले से कुछ पानी पड़ा हुआ था, तो जो कि एक मतलब इररेलेवेंट बात है कि ऐसा क्यों।
ओके ठीक है, तो हमने ना कुछ सम मे बी सम कॉपर टू सल्फेट हैज डिकम्पोज, तो सम CuSO4 must have decomposed. आगे बढ़े। जी सर। अच्छा जी, नेक्स्ट कह रहा है द एम्प्टी क्रूसिबल वेज 3.6 ग्राम, कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन दिस मेजरमेंट, शो योर वर्किंग। अब परसेंटेज एरर हम किस तरह से निकालते हैं? परसेंटेज एरर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है ना, मतलब जो लीस्ट काउंट आपका होता है किसी भी अपैरेटस का, अब मास मेजर कर रहे हैं तो मेजरिंग बैलेंस की जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी उसको डिवाइड करेंगे एक्चुअल वैल्यू जो हमने मेजर की हुई है। तो मास की वैल्यू जो हमने मेजर की है वो 13.60 ग्राम मेजर की है, सही है। अब ये जो वैल्यू आ रही है ये अप टू 2 डेसिमल प्लेस दी हुई है, मतलब जो अपैरेटस का लीस्ट काउंट है वो कितना है, ±0.01, सही है। 2 डेसिमल प्लेस का मतलब क्या है कि वो 0.01 तक लीस्ट काउंट तक पढ़ सकते हैं ना, मतलब 13.01 भी पढ़ सकता है, 13.02 भी पढ़ सकता है, 13.03 भी पढ़ सकता है। अभी फिलहाल 13.60 है, वो 13.61 भी आ सकती है। तो लीस्ट काउंट जो है वो 0.01 है इस मेजरिंग बैलेंस का, उसकी मैं वैल्यू को देख के ये आइडिया लगा रहा हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, जो इसमें अनसर्टेनिटी है उसको डिवाइड करेंगे एक्चुअल मास से और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो परसेंटेज एरर, परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी हमारे पास। तो जैसे फिजिक्स में आपने निकाली होगी ये वैसे ही है, डेल एम ओवर मास इनटू 100%। ये फिजिक्स के एस में पढ़ते हो ना, पहला चैप्टर वो वाला है। 0.01 डिवाइडेड बाय 13.6 इंटू 100, तो ये आ रहा है हमारा 0.0735%। चलें आगे। ओके, क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ है, अभी क्वेश्चन 2 देखते हैं इसका। अच्छा, इस क्वेश्चन में कह रहा था कंडक्टिविटी ऑफ एन आयनिक सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन एंड मेजरिंग द कंडक्टिविटी यूजिंग अ कंडक्टिविटी मीटर। अब कंडक्टिविटी हमें पता है, इतना तो आइडिया है कि आयनिक सोल्यूशन है तो इसमें फ्री आयंस होंगे और फ्री आयंस की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा। कंडक्टिविटी की कितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पा रहा है, सही है। और उसको मेजर कैसे कर रहे हैं, कंडक्टिविटी मीटर। अब कंडक्टिविटी मीटर आपने कभी देखा नहीं होगा ना, आपको कभी प्रैक्टिकल में दिखाया गया है ना आपको पढ़ाया गया है इसके बारे में, लेकिन इसका पर्पस तो समझ आ गया ना कि वो कैन किस तरह से कर रहा है कि कैन बी डिटरमाइंड बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन एंड मेजरिंग द कंडक्टिविटी, मतलब जितना ज्यादा करंट पास होगा सॉल्यूशन में उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। अब a student carries out an experiment to measure the conductivity of different solutions of ethanoic acid, which is a weak acid. Okay, the acid dissociation constant can be determined from this experiment. Acid dissociation constant हमने देखा था वीक एसिड का थ्योरी में, आयनिक इक्विलिब्रिया के चैप्टर में, कि जब कोई वीक एसिड को आप वाटर में डालते हो तो वो आयनाइज होता है, बट दैट इज एन इनकम्प्लीट आयनाइजेशन, जिसकी वजह से एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है। और इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है तो हम केसी की एक्सप्रेशन बनाते हैं, केसी की एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लेते हैं न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय
कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स हम लेते हैं डिनोमिनेटर में, और क्योंकि वाटर की कंसेंट्रेशन इज नियरली कांस्टेंट, तो Kc इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर जब हम करते हैं तो ये एक नया कांस्टेंट बन जाता है जिसको हमने नाम दिया था Ka। तो दिस वाज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में इस एक्सपेरिमेंट को करके वो Ka की वैल्यू मालूम करना चाह रहे हैं इथेनोइक एसिड। अब ये किस तरह से होगा वो तो हमें खुद से तो डिसाइड नहीं करना है, वो तो हमें स्टेप बाय स्टेप बताएगा कि ये करना है, उसी में से क्वेश्चन निकालता जाएगा। तो इसमें कह रहे थे स्टूडेंट मेक्स अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ए 250 सेंटीमीटर क्यूब 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, अब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है बेसिकली कि आपने एक सॉल्यूशन ऐसा बनाया जिसकी कंसेंट्रेशन आपको ऑलरेडी पता है। तो आपने एक सोल्यूशन बनाना है जिसकी कंसेंट्रेशन 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब हो, उसको स्टैंडर्ड सोल्यूशन कहते हैं। और उस स्टैंडर्ड सोल्यूशन को फर्दर यूज करके हम डिफरेंट कंसेंट्रेशन के सोल्यूशन बना सकते हैं। तो जो आपने फर्स्ट सोल्यूशन बनाया है नॉन कंसेंट्रेशन, दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड सोल्यूशन। तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन को कह रहा है स्टेट व्हाट इज मेंट बाय स्टैंडर्ड सोल्यूशन। बाकी एक्सपेरिमेंट आप इसी स्टैंडर्ड सोल्यूशन से आगे कंटिन्यू करते हो। स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या होता है? अ सोल्यूशन ऑफ नॉन कंसेंट्रेशन। सर जो स्टैंडर्ड है ये लाइक वो पूरी दुनिया वाला स्टैंडर्ड, जैसे कि रूम टेम्परेचर 25 डिग्री नहीं नहीं सेल्सियस, या नहीं नहीं, फिर उस ये वाला एक्सपेरिमेंट के लिए? स्टैंडर्ड ये इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के लिए। ओके। ओके, अच्छा आगे कह रहे हैं डिस्क्राइब हाउ द स्टूडेंट शुड मेक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ए फ्रॉम प्योर इथेनोइक एसिड। आपको जो इथेनोइक एसिड दिया हुआ है उससे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ए किस तरह से बनाएंगे। जाहिर एक्सपेरिमेंटल मेजर्स लिखने हैं आपने कि क्या अपैरेटस यूज करोगे, किस तरह से बनाओगे, और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क आपने कौन सा यूज कर, मतलब ब्यूरेट से डालना है, किससे डालना है, ये सारी बातें। तो अभी हम पहले पूरा पढ़ ले फिर मैं बताता हूँ। द concentration of standard solution A should be 2 mole per decimeter cube to the nearest 3 significant figures। तो 3 significant figure तो इसने लिखा हुआ है। Your answer should state the name and capacity of any apparatus। नाम बताना है apparatus का, और वो कितना वॉल्यूम वो apparatus मेजर कर सकता है वो भी बताना है। That the student should use a balance is not available। बैलेंस क्या? मेजरिंग बैलेंस, मतलब आपने कोई मास मेजर नहीं करना है, जो भी करना है वॉल्यूम से ही करना है। Pure ethanoic acid is a liquid with a density of 1.05 gram per centimeter cube at room temperature। ये बताने का क्या मकसद है? वो ये बताना चाह रहा है कि हमारे पास जो इथेनोइक एसिड गिवन है वो उसके 1 सेंटीमीटर क्यूब में इथेनोइक एसिड का कितना मास होगा? 1.05 ग्राम। यही मतलब है ना, 1.05 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब अगर आप 1 सेंटीमीटर क्यूब इथेनोइक एसिड निकालोगे तो उसमें 1.05 ग्राम जितना मास आ जाएगा इथेनोइक एसिड। उससे आप मोल्स भी निकाल सकते हो इथेनोइक एसिड के कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मोल्स हैं। तो वो निकालने के लिए आप 1.005 ग्राम को डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ इथेनोइक एसिड कर दोगे। और आखिर में कह रहा है यू मे विश टू राइट योर आंसर यूजिंग अ सीरीज ऑफ नंबर्ड स्टेप्स। मतलब आप जरूरी नहीं है पैराग्राफ फॉर्म में लिखो, 1 2 3 4 करके भी लिख सकते हो आंसर्स को। वैसे कैम्ब्रिज में जितने भी आपने आंसर्स लिखे हैं स्ट्रक्चर्ड पेपर्स में वो आपने हमेशा पैरा की फॉर्म में लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे वो खुद आपको इंस्ट्रक्शंस कह रहा है कि नंबरिंग में लिख दो, वो ज्यादा इजी और कन्वीनियंट है। अच्छा क्या करेंगे इसमें? देखो आपको एक इंफॉर्मेशन तो ये दी हुई है, जो आपने स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाना है वो 250 सेंटीमीटर क्यूब 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब कंसेंट्रेशन का बनाना है। और जो इथेनोइक एसिड गिवन है उसकी जो डेंसिटी है वो 1.05 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो पहले तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मैं इथेनोइक एसिड का कितना वॉल्यूम लूं। देखो डाइल्यूशन का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? डाइल्यूशन फॉर्मूला
इज C1V1, मतलब पहले जो कंसंट्रेशन है और जो वॉल्यूम ली हुई है इज इक्वल टू C2V2। हमने जो जिस कंसंट्रेशन का बनाना है सोल्यूशन, वो कितनी कंसंट्रेशन का बनाना है, 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और कितनी वॉल्यूम उसमें रखनी है, 250 सेंटीमीटर क्यूब। और ये हम करते कैसे हैं, हम लोग एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेते हैं, उस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में हम एसिड, इथेनोइक एसिड डाल देंगे, कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम उसका, और इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का जो टोटल वॉल्यूम होता है ना, जिसपे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क 250 का भी होता है, 500 सेंटीमीटर क्यूब का भी होता है, क्योंकि अभी हमें 250 सेंटीमीटर क्यूब का टोटल सोल्यूशन बनाना है, तो हम जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेंगे वो 250 सेंटीमीटर क्यूब का लेंगे। उसमें जो भी एसिड का वॉल्यूम डाल रहे हो, वो वॉल्यूम डालने के बाद तुम उस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को फिल कर दोगे विद डिस्टिल वाटर, और इतना फिल करोगे कि वो फिल होके 250 सेंटीमीटर क्यूब मार्क तक आ जाए। सही है, जब वो 250 सेंटीमीटर क्यूब मार्क तक आ जाएगा तो मतलब उतना आपने उसमें डिस्टिल वाटर जब डाल दिए, तो वो अब उसकी नई कंसेंट, जाहिर डाइल्यूशन कर रहे हो ना, पानी डाल रहे हो, तो वो उसकी कंसेंट्रेशन कम होके कुछ और हो जाएगी। कंसेंट्रेशन कम होके क्या रखनी है, 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, 250 सेंटीमीटर क्यूब का सोल्यूशन बनाने के लिए। तो इनिशियल कंसेंट्रेशन तो उसकी गिवन नहीं है, लेकिन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब ये है कि अगर आप इसकी कंसेंट्रेशन, अभी तो आपने मोल पर डेसीमीटर क्यूब में निकाली है ना, लेकिन क्या आप ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को मोल पर डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। आप देखो, इसका जो जिसका जो ग्राम्स है उसको मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको एमआर से डिवाइड कर दो इथेनोइक एसिड के। देखो ये फॉर्मूला होता है ना, दिस इज 1.05 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब डिनोमिनेटर में। अब अगर आपने ग्राम को कन्वर्ट करना है मोल्स में, तो ग्राम को आप डिवाइड कर दोगे एमआर से, और सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो सेंटीमीटर क्यूब को आप डिवाइड कर दोगे 1000 से, तो वो डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आई ये वाली बात? मतलब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एमआर जो है वो उसका गिवन है 60, तो 1.05 डिवाइडेड बाय 60, और वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाय 1000 है ना, इसको अगर यूं लिखो सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 1000, तो ये 1000 ना ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। तो ये हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ इथेनोइक एसिड जो कि डेंसिटी की फॉर्म में दी हुई थी, वो कन्वर्ट होके मोल पर डेसीमीटर क्यूब बन जाएगी, जो कि बन रही है 17.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और इस कंसंट्रेशन का क्या वॉल्यूम हम मेजर करें कि उसमें 250 सेंटीमीटर क्यूब पानी डालने के बाद वॉल्यूम 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब हो जाए, तो वो आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा यहाँ से सॉल्व करके, 2 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 17.5। अब ये काम आपको जरूरी नहीं है लाइंस पे करो, उसका आगे पीछे रफक में करके निकाल के देख सकते हो कि कितना वॉल्यूम हमें चाहिए। आपको बस स्टेट करना है कि कितना वॉल्यूम चाहिए, लेकिन उसके लिए पहले आपको निकालना पड़ेगा, जो कि आ रहा है 28.57 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब आप वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में इथेनोइक एसिड का 28.57 सेंटीमीटर क्यूब मेजर करोगे, और फिर उसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डालोगे, और फिर उसमें डिस्टिल वाटर डाल के वॉल्यूम अप टू 250 सेंटीमीटर क्यूब करोगे, तो उस एसिड जो आपने लिया है इथेनोइक एसिड, उसकी कंसेंट्रेशन फाइनल जो हो जाएगी वो 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब हो जाएगी। समझ आई है ये बात या नहीं? जी सर। पक्की बात है, सबको समझ आ गया? तो एक बात कंफ्यूजन है, वो ऊपर जो लिखा हुआ है सेकंड लाइन में कि द कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ए शुड बी 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, तो देन इज 3 सिग्निफिकेंट, तो वो कैसे करेंगे कि सिर्फ 3 हो? देखो तुम्हारा, देखो वो तो उसने खुद 3 से कह रहा है कि 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है ना, तो जब भी आप आंसर कोट करोगे तो वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कोट करोगे, तो उसने भी तो देखो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कोट किया हुआ है। ये तो हमें बनानी नहीं है, ये तो मतलब ये वैल्यू तो इतनी करनी ही करनी है, तो उसको आप जब कोट करोगे तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कोट करोगे, उसका मतलब ये है बस। ओके। ओके,
तो अब इसके स्टेप्स क्या है, देखो ये तो कैलकुलेशन आपने की ना, अब ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब आपने पहले ये बताना है कि अच्छा वी हैव टू मेजर हाउ मच वॉल्यूम ऑफ एसिड 28.57, तो 2 डेसिमल प्लेस तक आप किस अपैरेटस से वॉल्यूम मेजर करते हो, डेट इज ब्यूरेट। ठीक है, तो जब आप स्टेप्स बताओगे ना, तो पहला स्टेप, अच्छा ये सारी वर्किंग जो है ना कहीं और करना है आपने, यहाँ पे स्टेप्स लिखने हैं, और पहला स्टेप क्या है कि मेजर 28.57 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा हाँ, अब नेम एंड कैपेसिटी ऑफ द apparatus, हाँ मेजर 28.57 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथेनोइक एसिड using a burette and transfer it into, अब ये पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, 0.1 0.2, and transfer it into 250 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूमेट्रिक flask and add distilled water in it up to 250 सेंटीमीटर क्यूब मार्क। बस बन गया सोल्यूशन। क्लियर है? जी सर। अच्छा नेक्स्ट पार्ट कह रहे थे स्टूडेंट wears chemically resistant gloves throughout this procedure, suggest why। तो भाई एसिड कोरोसिव है ना, इसलिए ग्लव्स पहने हैं। एज इथेनोइक एसिड इज कोरोसिव, एसिड तो है ना वो। अब देखो 17.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब इसकी कंसंट्रेशन थी, वीक एसिड है बेशक, लेकिन इस वक्त कंसंट्रेशन उसकी बहुत ज्यादा है ना, एज इथेनोइक एसिड इज कोरोसिव। तो रिस्क थोड़ी लेंगे, पहनेंगे कुछ ना कुछ। सही है। ये क्वेश्चन अभी रहता है, वैसे ये एयर जो है वो फैब मार्च 22 है, पेपर 5-2, तो आप अगर चाहो तो उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ग्राफ व्राफ आएगा इसमें आगे शायद। हाँ ग्राफ बनाना है, इसके भी मार्क्स मिलेंगे। देखो ग्राफ में स्केल भी सेट करके दिया हुआ है, बस प्लॉट करना है। वैसे तो मैं खुद करवाऊंगा ये क्वेश्चन, अगर चाहो तो करो, नहीं तो किसी और ईयर का क्वेश्चन 1 जरूर ट्राई करना। सर ये आपने कौन सा क्वेश्चन करवाया? ये क्वेश्चन 1 करवाया मैंने अभी, 2 ही क्वेश्चन आते हैं। सर आप क्लास कब शुरू किए? वो बैच तुम्हारी क्लास नहीं हो रही है अभी, A2 की क्लास है भाई। अरे सर मैं तो गलत चल गया। 8:30 चले सही आओ, है, लाओ। 8:30 आओ। ओके लाभ, सही है, जा सकते हो अभी आप लोग। अल्लाह हाफिज। लव।